Hello viewers, welcome to another video about Pakistan affairs. In this video we will start discussing a very important topic, and that is the political system of Pakistan. Please like, share and subscribe to my channel CSS Preparation so that you may be notified about my latest videos. हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह काम करता है, और फिर उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे। पॉलिटिकल सिस्टम या कोई और भी सिस्टम हो, तो कोई भी जो सिस्टम हो दैट कंप्राइजेस टू और मोर इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, यानी कि एक या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। And changes in one component or part affects other components and the whole system. तो एक भी अगर कंपोनेंट में तब्दीली आती है, कोई चेंज आती है, तो बाकी कंपोनेंट्स को भी इफेक्ट करता है और पूरे जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम के दो बड़े पार्ट हैं, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि इट्स द बॉडी और हार्डवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, and culture is the soul or software of the political system. अब हम बताएंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ लोगों को कुछ रोल्स दे दिए जाते हैं, और ये जो रोल्स हैं ये मिलके इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। जब इन रोल्स को फॉर्मलाइज हम कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूशंस कम इनटू बीइंग। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी बहुत अहम रोल है। देन देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और फिर प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। तो ये चीज़ें मिलके इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये काम करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेच्यूट्स। स्टेच्यूट्स का मतलब है कि वो लॉ जो कि पार्लियामेंट पास करती, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। जहाँ तक पॉलिटिकल कल्चर का ताल्लुक है, तो पॉलिटिकल कल्चर इज द साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इट कंप्राइजेस एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज which are prevalent in society, and it is the political culture which defines how political structure actually works. अब जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है उसको हम उसकी दो टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्रेस्क्राइब्ड पॉलिटिकल बिहेवियर, वो पॉलिटिकल बिहेवियर जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह का होना चाहिए। और दूसरा होता है एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि एक्चुअली हकीकत में फैक्चुअली होता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट विल वर्क एज पर द लॉ। सेकेंड, द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। And third, elections will be held in a free and fair manner so that every political party has an equal opportunity to contest and if successful form the government. लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली पॉलिटिकल बिहेवियर भी इसी तरह का हो। गवर्नमेंट हो सकता है कि अपनी जो उसकी डिफाइंड पावर है उसको ओवरस्टेप कर ले। फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसका गवर्नमेंट सही तरीके से इन्फोर्स ना कर सके। और तीसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस फेयर एंड फ्री मैनर में होल्ड ना कर सके, जिसकी वजह से इलेक्शन और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो क्वेश्चनेबल बन सकते हैं। और हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये बहुत दफ़ा हुआ है कि जब इलेक्शंस की आउटकम जो थी
उसके ऊपर क्वेश्चन जो थे वो रेस किए गए थे। प्रेस्क्राइब पॉलिटिकल बिहेवियर और एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में आइडेंटिकल नहीं होते। कोई भी सोसाइटी 100% लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चलती। इनके दरमियान हमेशा गैप होता है, और ये गैप जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम पे स्ट्रेन करता है, डालता है, उस पर दबाव डालता है। जितना ज़्यादा गैप होगा प्रेस्क्राइब्ड और एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर में, उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर स्ट्रेन होगा, दबाव पड़ेगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे, वो पॉलिटिकल सिस्टम उतना ही ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो इसके पर्पसेस हैं कि लोगों को सर्व किया जाए, एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाए, वो पर्पसेस जो है वो सर्व नहीं हो सकेंगे। तो इन अ वर्ड हम ये कह सकते हैं कि प्रेस्क्राइब पॉलिटिकल बिहेवियर और एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर में जितना कम गैप होगा, उतना ही वो उस कंट्री के लिए, उस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतर होगा। पॉलिटिकल सिस्टम कोई भी हो, वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। पॉलिटिकल सिस्टम जो है बेसिकली एक ब्रॉडर सिस्टम है जिसको कहते हैं सोशल सिस्टम, उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है और इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट्स द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी वजह से एक टर्म यूज होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्चुअली studies the relationship between the political system, economic system and the broader social system। तो कभी भी आपको, अगर आपने पॉलिटिकल बिहेवियर को या पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आपने समझना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको, जो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट है और जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम है उस कंट्री में, उसके साथ ज़रूर आप रिलेट करें, तभी आपको एक फुल पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर आपको मिलेगी। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टैटिक नहीं होता, इट इवॉल्व्स और उसमें चेंजेस आती रहती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि चेंज किस तरह की है। चेंज कैन बी स्मूथ और वायलेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी। किसी भी द टेस्ट ऑफ ए स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम is how well it responds to a crisis। लेकिन सोसाइटी में चीज़ें कभी भी स्मूथली 100% नहीं चलती, और पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आते रहते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम है, सो इट विल बी एबल टू ग्रैपल विद दैट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस। तो इसमें एक अहम क्वेश्चन ये है कि does the political system provide for an established mechanism for a change in the government। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट को चेंज किया जा सके, तो नॉट ओनली गवर्नमेंट बट द एंटायर सिस्टम में भी ओवरथ्रो, तो पूरे सिस्टम को ओवरथ्रो किया जा सकता है। यही वजह आप देखें कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, जैसे यूके है या इंडिया है, फंक्शनल डेमोक्रेसीज है, यूएसए, वहाँ पे जो चेंज आती है वो जनरली बहुत स्मूथ होती है। लेकिन जो सिस्टम ऐसे हैं जो डिस्पोटिक सिस्टम हैं, जैसे ईरान की आप मिसाल ले लें जो 1979 में आया था, या जो लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो चेंज आती है वो बड़ी वायलेंट किस्म की चेंज होती है। उससे ना सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होती है बल्कि पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्क्रेडिट हो जाता है। इसकी फेमिलियर एग्जांपल जैसे मैंने ईरानियन रेवोल्यूशंस की दी है, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और चाइनीज़ रेवोल्यूशन। ये जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके ये बड़े इवेंट हैं, और ये उन सोसाइटी में हुए थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट को चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
so the people had to overthrow the government. अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ब्रेक डाउन होते हैं। एक तो ये होता है कि इनफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस टू मीट द डिमांड्स ऑफ पीपल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब सपोज किए कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है, और गवर्नमेंट जो है वो इस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती, तो उसकी वजह से भी पॉलिटिकल सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है, जिसकी एक बड़ी रीसेंट एग्जांपल आपने श्रीलंका में देखी थी, जब वहाँ पे क्योंकि इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, तो उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो था वो इनफेक्टिव हो गया था और बड़ी एक ड्रामेटिक अंदाज में गवर्नमेंट में चेंज आई थी। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, फेलियर ऑफ द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोग अपनी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, और गवर्नमेंट अपनी जो पोजीशन है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकती कि अगर हम वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। लोग ये समझते हैं कि जो सिस्टम है ये हमारी नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, दिस इज नॉट मेड फॉर द पीपल। और बाज़ दफ़ा जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसकी लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन आता है। ये आमतौर पर उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ डिक्टेटरशिप हो और वो बहुत अरसे तक चलती रहती है, तो वो उसकी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पोलाइटी में एक कंसेंसस होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट सूटेबल पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है। क्या गवर्नमेंट को सिट इन करने से, प्रोसेशन से गवर्नमेंट को चेंज करना, क्या ये पॉलिटिकल अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल बिहेवियर है, ये नहीं है। तो अगर तो कंसेंसस होगा तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं है तो गवर्नमेंट कैन बी ओवरथ्रो बाय वायलेंट मीन्स। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम में। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशंस है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल कल्चर है। अब जैसे पिछली कुछ स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशंस में भी कवर कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक अलहदा भी कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कर सकते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस जो हैं ये दुरुस्त हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो ये किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ है, बाकी तमाम लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। फिर एक फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सेटअप है, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया में है और यूएसए में है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में और जो लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन इट डिफाइन द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट के भी राइट्स हैं, गवर्नमेंट्स की ऑब्लिगेशंस भी हैं, पीपल्स के राइट हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और जो सिटीजन्स हैं, ये पीपल है, उनकी ऑब्लिगेशंस भी हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एंड द पीपल, उन दोनों के राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर डिफाइन करता है, और जब किसी चीज़ की पावर डिफाइन करते हैं तो उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाता है। सो इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन हर गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में एक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर शैल नॉट बी एनी लॉ व्हिच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, बट द गवर्नमेंट में make a law which violates the fundamental rights of the people. Aristotle, famous philosopher, who is also called the father of political science, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि the difference between a good and bad constitution is that in case of the former, that is in case of the good constitution, the government is carried out in the interest of the entire polity, entire society, while in case of the
बैड कॉन्स्टिट्यूशन, रूलर्स रूल इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये बड़ा एक अरिस्टोटल की बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और एक बुरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम आएंगे कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो अरिस्टोटल ने बता दिया, लेकिन इसके अलावा एक फॉर्मल जो कुछ क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। एक तो होता है फेडरल और यूनिटरी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यह होता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेट होती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर जो है वो डेलीगेट कर देती है लोकल गवर्नमेंट्स को। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी फेमस एग्जांपल है वो ग्रेट ब्रिटेन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल भी हो सकता है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें प्रेसिडेंट होता है और एक लेजिस्लेचर होती है जिसको अमेरिका में जैसे कांग्रेस कहा जाता है, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो पाकिस्तान, यूके और इंडिया में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, फिर पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। प्राइम मिनिस्टर भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है और पार्लियामेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके रिमूव कर सकती है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है और यूएसए में है। मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट नहीं होता, वो किंग होता है या क्वीन होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अलावा बाज़ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना वो फुली प्रेसिडेंशियल होते हैं ना वो पार्लियामेंट्री होते हैं, बल्कि दोनों का एक हाइब्रिड होते हैं। तो उसकी दो बड़ी एग्जांपल है, एक श्रीलंका है और दूसरा फ्रांस है। अब हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स, आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या हायरार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टॉप पे होता है, इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और बाकी जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो होते हैं, और कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय द जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद लॉज आते हैं। लॉज के अंडर जो है वो रूल्स आते हैं, जो रूल्स बताते हैं कि हमने लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और अंडर द रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो कि रूल्स के मुख्तलिफ जो पोर्शन हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट क्रिएट्स इन ऑल पाकिस्तान सर्विस। फिर जो पर्टिकुलर लॉ है सिविल सर्विस के लिए उसको कहते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, और उसके अंदर मुख्तलिफ रूल्स बने हुए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र रूल हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, और उन रूल्स के अंदर रेगुलेशंस बनी हुई हैं। अब हम आते हैं दूसरा फीचर की तरफ पॉलिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट में, वो है आइडियोलॉजी। मेरी जो पिछली वीडियोस थी अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने आइडियोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया, तो आप इन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। तो आइडियोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ which reflects the beliefs and values of a nation and its political system. For example, the political system of the USA and that of Western Europe countries is based on liberal democracy के उसके ऊपर है। चाइना और जो फॉर्मर यूएसएसआर था उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म है। पाकिस्तान की जो एसेंशियल आइडियोलॉजी है वो इस्लाम है, लेकिन इसमें लिबरल डेमोक्रेसी के भी जैसे इलेक्शंस हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्लियामेंट है, तो ये बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी के नोशन। तो पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। कार्ल मार्क्स की बड़ी फेमस डेफिनेशन थी आइडियोलॉजी को। वो कहता था कि आइडियोलॉजी इज फॉल्स कॉन्शियसनेस बिकॉज इट मिसलीड्स पीपल इनटू थिंकिंग व्हाट इज नॉट ट्रू। लोगों को बताया कुछ जाता है लेकिन एक्चुअली पर्पस कुछ और होता है। तो वो ये उसका मतलब ये था कि आइडियोलॉजी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सम इंटरेस्ट। आइडियोलॉजी को आमतौर पे कहा जाता है कि ये इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता था कि जो डोमिनेंट क्लास होती है वो ऐसी आइडियोलॉजी बनाती है जो उसके इंटरेस्ट को सूट करती है। बहुत से जो थिंकर्स हैं वो कार्ल मार्क्स से एग्री नहीं करते। उनका ये ख्याल है, जो दुरुस्त भी है, कि जो आइडियोलॉजी और सोशल फोर्सेस में
जो रिलेशनशिप है वो टू वे या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। आइडियोलॉजी जो है वो सोशल जो फोर्सेस हैं वो शेप करती हैं, लेकिन आइडियोलॉजी भी सोशल फोर्सेस को शेप करती है। लिहाजा आइडियोलॉजी और सोशल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट गोज ईदर वे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Next video we will continue our discussion on the political system, and we will discuss the other three components of political system, including political culture, institutions, and political parties. And we will also introduce the political system of Pakistan. Please like, share, and subscribe to my channel CSS Preparations so that you may be notified of my next videos. Thank you for your time, and do please share your comments with me in the comment section.